हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीडीएफ सट्टा। तो लास्ट क्लास हमारी मेंसुरेशन की 2D पर थी, जिसमें हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में कुछ पढ़ा था। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें जो आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, चैनल का नाम लेट्स क्रैक इट से चेंज करके पीडीएफ अड्डा कर दिया है, क्योंकि जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल था हम चाहते थे कि वही नाम यूट्यूब पर भी रहे, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, सेम ही नाम से चैनल हो। दूसरी बात ये कि पीडीएफ अड्डा जो मेरा चैनल था उस पर कॉपीराइट इशू आया, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को फ्री में जो बेसिक बढ़िया टीचर हैं उनका कंटेंट मिले। लेकिन वो यह है, अगर किसी ने अपनी मेहनत की है, पैसा लगाया है, उसका कंटेंट किसी को फ्री में जाएगा तो उस पर कॉपीराइट तो आएगा। लेकिन फिर भी हमने दोबारा एक नई आईडी से आपके लिए दोबारा एक चैनल बना लिया पीडीएफ अड्डा के नाम से भी टेलीग्राम पर, जिसके अंदर वीडियो सारा कंटेंट वापस डला ही हुआ है। वो कुछ लोगों तक चैनल पहुंच के, तो जिनके पास पहुंच चुका है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि टेलीग्राम में ऐसा होता है कि एक मैसेज से मतलब एक बार आप 40 लोगों को मैसेज भेज सकते हो, 40 से ज़्यादा के पास नहीं भेज सकते लिंक आप। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपस में ही एक दूसरे को अगर आप भेजते रहें जितना, उतना जल्दी लोगों के पास वापस ये पहुँच जाएगा, क्योंकि मेहनत तो देखो काफ़ी लगती है। अब चीज़ें ऐसी फ्री में है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी बीच में, तो हमको साथ में रहना पड़ेगा उसके लिए। और दूसरा, आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी जो हमने, उसके आपने बहुत उसको मतलब सराहाया है, एक तरीके से काफ़ी हेल्प की है उसमें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कि अभी 14 तारीख को जैसे पेपर आ रहा है आरआरबी का, तो हम भी स्टूडेंट हैं तो भी उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं, जिस कारण से क्या है कि कंटेंट आने में या वीडियो आने में थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन आप 14 तारीख को एक बार एग्ज़ाम हो जाए, सब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद से आपको मतलब हर चीज़ के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, हर किसी की वीडियो आएगी और धड़ाधड़ वीडियो आएगी। अब तो क्या एक वीडियो आती है, 2-2 3-3 बाद दूसरी कोई वीडियो आती है, लेकिन बाद में आपको बढ़िया तरीके से प्रॉपर वे से पूरा टाइम टेबल पे हर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यही 2-3 बातें थी जिसके बारे में आपको बात करनी थी। तो बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी और बकवास के। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसके मेरी भी उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। और दूसरा एक बात और, हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि इंग्लिश में पुट इट इन इंग्लिश, नाम भूल गया किसका था वो, पर जो भी था, देखिए हमारे पास कंटेंट क्या है, इंग्लिश में पढ़ाना। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ाना बहुत आसान रहता है, लेकिन मैं दोनों को लेके चलना चाहता हूँ, हिंदी में इंग्लिश। आपको जो मटेरियल जो दिया जाएगा, क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, वो इंग्लिश में ही दिए जाएंगे और हिंदी में भी दिए जाएंगे, जिसको जैसे जो सही लगे वो ले लेना। लेकिन बताऊँगा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही। तो फटाफट फॉर्मूला पे एनालिसिस करते हैं। स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। और ये तो दोनों बातों में कॉमन होती है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, मतलब ये वर्ग है हमारा और ये आयत है, दोनों में ये चीज़ कॉमन रहती है कि 90 डिग्री एंगल रहेगा। बस इसमें क्या, चारों साइडें इक्वल रहती हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का परिमाप यानी कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, 4 गुना भुजा या 4 गुना साइड या 4a। इधर रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत में परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आपको बताया था लंबाई चौड़ाई को जोड़ो और उसका डबल कर दो। इसमें स्क्वायर में वर्ग में एरिया का फॉर्मूला क्या था, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा, 2 बार भुजाओं को गुना कर देना है। यहाँ भी 2 बार भुजाओं को गुना करना है, लेकिन एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का गुना। एरिया में हमेशा ये चलता होता है, स्क्वायर में चलता होता है 2 का प्रोडक्ट ही होता है, 2 का गुना ही होता है, वो एरिया होता है। डायगोनल स्क्वायर में हमने विकर्ण की बात क्या की थी, विकर्ण को क्या बोलते हैं, a√2, यानी कि जो भुजा है स्क्वायर की या वर्ग की, उसके साथ √2 लगा दोगे तो वो उसका विकर्ण हो जाएगा। सेम रेक्टेंगल में, आयत में क्या है कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दोगे और उसका अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास रेक्टेंगल की डायगोनल आ जाएगा, यानी कि विकर्ण आ जाएगा। तो चलिए फॉर्मूले भी हो चुके हैं, तो हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब आयत और वर्ग यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिससे कंटेंट खत्म हो। मैक्सिमम इस वीडियो में मे भी चांस है कि आपका ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है ये ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी 1-2 टाइप रहेगा तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बताएं, यानी कि there is a rectangle whose perimeter is 36 centimeter and the longer side is 4 centimeter more than shorter side, then find the area of a rectangle। तो सिंपल सा बात है, देखो आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है हमारे पास, यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 36। अगर 2 यहाँ पे गुना में उधर जाएगा, डिवाइड में मतलब भाग देंगे उसमें, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगी, 36 में 2 का भाग दिया 18, ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब दूसरी वो कंडीशन क्या दी है, जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर दी है, लॉन्गर साइड 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड मैंने क्या कहा था, रेक्टेंगल में एक बेसिक लेके चलना जो मैथ लेके चलती होती है, क्या आयत में हमेशा लंबाई जो है चौड़ाई से बड़ी होती है, लंबाई थोड़ी बड़ी, तो हमारे साथ लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई कम होगी, तो 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर दी गई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि यहाँ b प्लस एल कर देते हैं और यहाँ l माइनस बी कर देते हैं, वो फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ से आंसर में फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा ये कोशिश रखना l प्लस बी रहे इधर l माइनस बी रहे, यही आएगा हमेशा, पैटर्न यही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को एक तो तरीका होता है कि अगर आपको सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी आती है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। बाकी इसका एक सिंपल सा तरीका ये बताता हूँ, जब भी दो आपको ऐसे मिले कि यहाँ प्लस में दोनों और यहाँ माइनस में दोनों हो, सेम ही हो, इनके आगे कुछ ना लगाओ, एक एक हो, मतलब जैसे 2l 3b या 2l 2b ऐसा कुछ ना लगाओ, सिर्फ सिंगल सिंगल होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ो, 18 और 4 कितने हो गए, 22 का हाफ करोगे तो वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, 18 और 4 22, 22 का हाफ करोगे लेंथ कितनी आ गई, 11। सेम अगर b निकालनी है तो दोनों को आधा करो, 18 में से 4 आधा नहीं, 18 में से 4 माइनस करो 14, 14 का आधा कर दो 7, तो ये आ गई। तो लेंथ कितनी आ गई 11 और ब्रेथ आ गई 7, यानी कि लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 11 आ गई, चौड़ाई 7 आ गई, तो हमारा एरिया क्या आ गया, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कुछ नहीं कमेंट कर दीजिएगा, आपको स्पेशल मतलब उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना के भी डाल दी जाएगी। या अगर मतलब डाउट आपका जेन्युइन लगे, कोई ऐसा डाउट हो जो मतलब वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया हो, तो आपको ये सजेशन है कि दोबारा एक बार वीडियो को जरूर देखें, वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ क्या है कि एग्ज़ाम के चलते क्या अभी ऑप्शन आपको नहीं दिए, मैंने सीधा क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। हालांकि जब आपको PDF मिलेगी उसके अंदर ऑप्शन डले हुए मिलेंगे आपको, अभी सिर्फ आप वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखें और उसका मैं जैसे पैटर्न करा रहा हूँ उसको एक बार समझ लें। एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई बताएं। ए रेक्टेंगल whose length is 12 centimeter and breadth is 5 centimeter, then finds the length of the its diagonal। देखिए सिंपल सा बात है, रेक्टेंगल में तो आप देखो डायगोनल का फॉर्मूला चाहिए, याद मत रखो, नहीं आता हमें फॉर्मूला भी नहीं याद होते, सिंपल सी बात है, बना तो सकते हो, शेप तो बना सकते हो। ये एक रेक्टेंगल बन गया, यानी कि आयत बन गया, नाम दे दो कुछ भी, ABCD। क्या क्या है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बताया था, लंबाई ज़्यादा होएगी 12, ये 5 सेंटीमीटर की। हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन पाइथागोरस तो पढ़ी होगी, 8वीं 9वीं 10वीं इतनी क्लासों में पढ़ी, पाइथागोरस तो याद रहेगी। तो पाइथागोरस क्या होती है, आज हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इंग्लिश में भी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा यही होता है, पिछली वीडियो में बताया 90 के सामने हाइपोटेनस हमें निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है, 12 की स्क्वायर प्लस बेस क्या है 5 की। ये कोई जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर ये वाला परपेंडिकुलर ये रखना, कुछ भी रख लो आगे पीछे, दोनों को जोड़ना ही स्क्वायर करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169। तो 169 किसकी स्क्वायर होती है, 13 की स्क्वायर। तो दोनों साइड से एच बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए एक तो ये तरीका है कि ये ऐसे क्वेश्चन करो में आप पाइथागोरस लगाओगे तो आंसर पाओगे। दूसरा इनका इजी तरीका क्या है कि आप ट्रिपलेट याद रखो। ट्रिपलेट का मतलब तीनों के तीन जो एक ट्रिपलेट बनाते हैं, तीनों का एक क्या कहेंगे उसको, पेयर तो नहीं, मतलब जो भी ग्रुप एक जो रहेगा तीनों का, वो याद रखें जिन पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक से हैं 3 4 5। बस आप ये देखना, ये जो सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेनस है, यानी कि एक कर्ण है। बाकी दोनों में कुछ भी 3 4 में एक, किसी को आधार मान लो, किसी को लंब मान लो, किसी को बेस, किसी को परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कर्ण का मतलब यहाँ इस कर्ण से है कि विकर्ण से जो हम डायगोनल निकालें, डायगोनल ही होगा हमारा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, और एक आजकल ज़्यादा चल रहा है 9 40 41। ये बहुत आ रहा है, SSC में भी काफ़ी पूछा जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो ये बेसिक से हैं, इनको आप याद रख लीजिए डायरेक्टली।
तो अब मान लो यहाँ जैसे आपको पता लग गया कि लेंथ 12 है, 5 से आपको विकर्ण निकाल, देखो 5 12 13, सीधा पता है 13 इसका विकर्ण होगा, हमें इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो और सीधा 13 पे टिक मारो। तो ये हमारा बेसिक है, क्योंकि मैथ ये नहीं है कि हर चीज़ आपको कर करके एग्जाम 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हो जो हर चीज़ आपको कर करके दिखानी है। हम एग्जाम में बैठे हैं तो हमें इतना टाइम नहीं है कि इतना करेंगे, हमें ये चीज़ें याद रखनी ही पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश जो बाकी सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, याद करना होता है, तो मैथ में कुछ कुछ चीज़ें हैं हल्की फुल्की जो अगर याद हो तो आपको बहुत टाइम बच सकता है, हद से ज़्यादा टाइम। अब यहाँ पे एक आम आदमी जो करेगा कैलकुलेशन 1 से 1.5 मिनट लगाएगा और यहाँ सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्क्वायर पे जैसे क्वेश्चन आ गया, ए वर्ग जिसकी भुजा 6√2 मीटर है उसका विकर्ण बताइए। देखिए ध्यान से समझना डायगोनल वाले क्वेश्चन को, विकर्ण को। ए स्क्वायर हुज साइड इज 6√2 मीटर देन फाइंड इट्स डायगोनल। देखो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड अगर ए है, ये भी ए है, तो ये जो विकर्ण होगा ए के साथ √2 लगा दो, सिंपल सी बात। जो उसकी भुजा है भुजा के साथ √2 लगाना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है इसने कि भुजा जो है साइड यानी कि भुजा यानी कि ए इसने क्या दे रखा है 6√2। तो ये मत समझना कि 6√2 में 6 भुजा है और 6√2 इसका डायगोनल है, क्योंकि दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तुम्हारे √2 देखे। हमने कहा जो भुजा ए के साथ √2 लगाओगे तब आपको विकर्ण मिलेगा। तो यहाँ भुजा क्या है, भुजा खुद 6√2 है, तो 6√2 के साथ एक √2 और गुणा में लगाओगे, ये हमारा विकर्ण बनेगा, यानी कि डायगोनल बनेगा। तो अब √2 से √2 को गुणा करोगे क्या बन जाएगा 2, तो 6 × 2 क्या होगा 12 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि √2 हमने कब लगाना है कब नहीं लगाना, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं √2 आपको बताया था, बाद में फिर कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैंने ये बताया है कि जो भुजा दी है, पहले देखो भुजा क्या दी है उसके साथ √2 लगाना है। भुजा हमको 6√2 दी गई थी, पूरी भुजा थी, इसके साथ √2 लगाना था, तो इसके साथ √2 लगाने पे हमारा आंसर 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चनों पे। एक वर्ग जिसका विकर्ण 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताएं। देखिए विकर्ण हमें दे दिया यानी कि डायगोनल कितना दे दिया 18 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था कि जब विकर्ण जो होएगा किसी भी स्क्वायर का उसके साथ √2 लगा होगा, यहाँ तो √2 नहीं है, तो क्या किया जाए, जब अगर आपके पास √2 ना हो तो उस केस में क्या करो, जो आपको दिया गया है उसके अंदर √2 निकालोगे कैसे, अगर किसी में से √2 निकालना है तो आप भाग दो उसको √2 से, सिंपल सी बात। अगर √2 छुपा हो, जैसे अगर आपको एक बार और बता दूं, जैसे मान लो मेरे को साइड दे दी 3√2, साइड का डायगोनल ही दे दिया यानी कि विकर्ण 3√2, तो इसमें 3 हमारी क्या है भुजा और 3√2 पूरा क्या है विकर्ण, क्योंकि √2 हटाते ही हमारी क्या आ जाएगी भुजा। अगर किसी के अंदर √2 नहीं है तो √2 हटाना है, तो इसका मतलब उसमें √2 का भाग दे दो, ये इसकी क्या आ गई साइड आ गई, ठीक है। अब साइड अगर 18/√2 है तो इसकी स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होगा 18/√2 गुना 18/√2, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, ये हमारी क्या है भुजा। तो 18 × 18 ऊपर रहने दो, तो √2 कितने हो गए 2 से 18 घटा नहीं जाए, तो 89 जा 162, 18 नहीं में 162। देखिए ये एक तरीका भी होता है कि डायगोनल आपको दिया है उससे भुजा निकाल के फिर स्क्वायर निकालें। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि अगर वर्ग की बात हो तो अगर आपको एरिया निकालना हो, कब, जब आपको डायगोनल दिया हो यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो और विकर्ण दिया हो, तब हम सीधा क्या कर सकते हैं, हाफ गुना दोनों डायगोनल या डायगोनल की स्क्वायर कर दो, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ भी करोगे 2 से 18 घटो 18 नहीं में 162, यहाँ भी क्या है 18 × 18/2, यहाँ 18 × 18/2 162। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना लो। वैसे ये वाला ध्यान रखोगे तो बढ़िया है। अगर किसी को ऐसा हो भी हम बार बार फॉर्मूले ज़्यादा नहीं याद रखना चाहते, सिंपल सा ही हमें एक ही फॉर्मूले पे सारा काम करना है, तो उसके लिए भी कोई इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा। √2 से भाग दे के 2 बार गुना करोगे या आधा करके गुना 2 बार करोगे तो एक ही बात, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, कई बार √2 वाली चीज़ कन्फ्यूज भी हो जाती है, कहीं नहीं दिया होता √2 फिर भी लोग ढूंढने में लगते हैं, तो इस तरीके से ढूंढना है, भाग दे दो बस अगर √2 कहीं ना दिया हो, उससे पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा बताएं। देखो सिंपल सी बात, पहले वो क्वेश्चन इंग्लिश में था। ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर हैज इक्वल एरिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखो अगर एरिया सेम है दोनों का, आयत का और वर्ग का, तो पहले पता करो किसी एक का एरिया निकालने का। अगर आयत की लंबाई चौड़ाई दी है तो उसका एरिया निकालो, वर्ग की भुजा दी है उसका एरिया निकालो, तभी तो हम इक्वल रखेंगे। किसी एक की चीज़ तो बताओ। तो हमारे पास क्या है, आयत के बारे में दिया गया है, यानी कि रेक्टेंगल के बारे में, कि उसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो आयत का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई या लेंथ गुना ब्रेथ, यानी कि 16 गुना 9। तो कैलकुलेशन को क्या है, जल्दी करने की कोशिश मत करो। 16 गुना 9 तुमको टेबल याद है, मुझे पता है 16 गुना 9 144 फटाफट लिखो, लेकिन शांति, धीरे धीरे। चीज़ें कई बार क्या है, गुना ना करने से भी और आसान हो जाती चीज़ें। तो 16 गुना 9 हमने एरिया लिख लिया। ये तो एरिया क्या आयत का, लेकिन ये जो एरिया है वो किसके समान है, स्क्वायर के एरिया के, यानी कि वर्ग के एरिया के, और वर्ग का एरिया ए स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या क्या है, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला 16 गुना 9, तो ये जो क्षेत्रफल है यही वर्ग का क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। तो मैं इतना को भूल जाऊँ, अब मेरे पास क्या दे दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू दे दी 16 गुना 9। तो अंडरूट लेंगे, 16 का अंडरूट क्या होता है 4, 9 का अंडरूट क्या होता है 3 और ए का 1, तो ए बराबर क्या आ गया 12। तो ये वर्ग की भुजा आ गई। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता था कि तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, या वर्ग का परिमाप बताओ कितना होगा, कुछ भी। भुजा मिल गई तो उसके बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर किसी को ऐसे डाउट हो 144 भी लिख लो, 144 12 की स्क्वायर होती है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये एक 16 गुना 9 ईजी है। कई बार क्या होता है बड़ा क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लो 225 इंटू 625, तो अब यहाँ ऐसे तो है नहीं, गुणा करोगे पहले, तो आप सीधा बताओगे 225 15 की स्क्वायर है, 625 25 की स्क्वायर है, तो इन दोनों गुणा कर दो बस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई करना आना भी चाहिए जल्दी, लेकिन कहाँ कितनी जल्दी करना है उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्ग का परिमाप 140 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताएं। इंग्लिश में, ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 140 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। देखो सिंपल सी बात, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं, बैंक का एग्जाम है, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है 4 गुना भुजा, भुजा की जगह हम ए लेते हैं, बराबर क्या 140। ए यहाँ से क्या आ गया 140/4, तो 140/4 कितना होगा 35 4 जा 140। भुजा कितनी आ गई 35। अब भुजा 35 आ गई, पूछा हमसे क्या था, क्षेत्रफल बताएं। अब यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35 देगा। अगर स्क्वायर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया बात है, किसी को नहीं भी याद तो देखो याद करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। याद करोगे तो हमारी कैलकुलेशन कम होएगी। और यहाँ 35 इंटू 35 की स्क्वायर क्या होती है 12-25, तो और 12-25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है वर्ग का क्षेत्रफल आ जाए। देखो कुछ ही कुछ यहाँ अगर ये पूछ सकता था, यहाँ भी परिमाप दिया हुआ है, इससे विकर्ण भी पूछ सकता था आपसे। विकर्ण क्या होता है 35√2 हो जाता है, इसके साथ √2 लगा देते बस, क्योंकि भुजा 35 है, 35 है √2 लगाओ, विकर्ण आ जाए या डायगोनल आ जाएगा जो भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक वर्ग जिसका विकर्ण 26√2 है का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। देखिए क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया उस हिसाब से चलती जाए। वर्ग जिसका विकर्ण है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, विकर्ण 26√2 है, ये विकर्ण दिया है 26√2, तो विकर्ण में से √2 हटा दोगे तो क्या आ जाएगी भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा क्या आ गई 26, यानी कि वर्ग की साइड क्या आ गई 26, साइड ऑफ स्क्वायर इज 26। अब इसने क्या कहा कि जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है, यानी कि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है। तो देखो एक का परिमाप पहले निकालो तभी बराबर रखोगे, तो परिमाप किसका निकाल सकते हैं, वर्ग का निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग की हमें भुजा पता है कि 26 दी गई है, तो वर्ग का पहले परिमाप निकाल लेंगे 26, उसकी भुजा है। तो 26 से परिमाप कैसे निकालेंगे 4 गुणा 26, ये क्या आ गया वर्ग का परिमाप। वही करो कैलकुलेशन से बचो, अभी इतनी जल्दी नहीं, फटाफट 26 गुणा 4 कर दो, रुक जाओ। ये तो है स्क्वायर का परिमाप यानी कि वर्ग का परिमाप, और यही किसका परिमाप होगा आयत का। आयत का क्या होता है 2 गुणा किसका गुणा लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का, यानी कि 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से अब देखो इजी होगा,
2 यहाँ पे गुना में इधर बटे में जाएगा तो कट के कर देंगे। 2 से 26 को काट लो, 13, 13 चौके 52। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ गई? 52। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। दूसरी इसने आगे क्वेश्चन में क्या दिया? आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 सेंटीमीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर ध्यान रखना, पहले लंबाई फिर चौड़ाई, अंतर ऐसे लिखोगे 6। तुम b माइनस एल मत कर देना, b माइनस एल करते ही क्वेश्चन खराब हो जाएगा सारा का सारा। ऐसा l को आगे रखना और b को पीछे रखना। सेम वही क्वेश्चन आ गया, l प्लस बी यहाँ l माइनस बी। दूसरी चीज़, इनके आगे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और जो इधर पहले लिखा है प्लस में वो इधर माइनस में होना चाहिए, प्लस माइनस में। सीक्वेंस भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस चेंज होते हैं आंसर गलत आएगा। तो l की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो l और b दोनों चाहिए। l की वैल्यू क्या होगी? दोनों को जोड़ो, 52 और 56, 52 और 6 58, 58 का आधा 58 इंटू 2 मतलब 29। और b कैसे निकालेंगे? b क्या, दोनों को माइनस करके 52 में से 6 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे? 46 बटे 2 23। तो ये हमारे पास क्या आ गया? लेंथ और ब्रेथ आ गया। सही तो किया है, ठीक है। अब लेंथ हमको पता लगी 29 है, ब्रेथ हमको पता लगी 23 है। तो एरिया क्या होगा? या एरिया अगर पूछा तो ठीक है, एरिया निकाल दो, नहीं पूछा तो कोई बात, लेंथ ब्रेथ निकली। अब कुछ 29 इंटू 23, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, आराम से कर देना। कुछ नहीं, 3 गुना करके उसमें 23 माइनस कर दो। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 30 माइनस 1 इंटू 23। तो 23 3 तो हमको पता होता है 690 माइनस 23, तो इसमें 23 माइनस कर दोगे 70 और 677। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो कैलकुलेशन हर चीज़, अगर टेबल याद हो 23 का, मेरे को जहाँ तक पता है टेबल याद ही होते हैं, और याद होगा तो आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे तरीके से भी करना चाहोगे। ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। इसके लिए भी क्या है, आपको जल्द से जल्द वीडियो भी मिलेगी। आप इसमें 14 तारीख के बाद इस चीज़ पे ही वीडियो आएगी, कैलकुलेशन को कितनी जल्दी की जाए, बढ़िया उसकी अप्रोच बताई जाएगी आपको जल्दी। उसके लिए भी हमारी एक फैकल्टी है जो आपके सामने जल्दी रूबरू होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज हमारा मेन मकसद यही है कि इस पर जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं आयत और वर्ग पे, उतने आपको कराएं, ताकि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि आपकी नज़रों में ना आया हो, कभी किसी ने ना देखा हो, या पैटर्न ना पता हो आपका, हर क्वेश्चन हो जाए। देखिए, एक आयत की लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात 4:3 है एंड इसका क्षेत्रफल 1728 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का परिमाप बताएं। एक रेक्टेंगल हुज साइड ratio of length and breadth of a rectangle is 4:3 and its area is 1728 meter square, then find the perimeter of a rectangle। देखो, रेक्टेंगल यानी कि आयत की बात हो रही है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है 4:3, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस क्वेश्चनों में सबसे बढ़िया या तो आप x मान लो, क्योंकि x मान लोगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगी, क्योंकि x नहीं मानते तो बंदा ऐसा सोचता है, वो मतलब गुणा करने में क्या कमी आती है बताता हूँ। रेशो दिया तो सबके इसके साथ x मान लेते हैं। ये मतलब लंबाई इसकी होगी 4x और चौड़ाई इसकी होगी 3x, और क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4x गुना 3x यानी कि 12x स्क्वायर, और 12x स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल की वैल्यू क्या दी गई है? 1728। अगर कैलकुलेशन किसी की स्ट्रॉन्ग हो तो 1728 देखते ही पता लग जाएगा, उस पर 12 की क्यूब है, तो इधर 12 गुणा में x स्क्वायर और ये 12 की क्यूब है, तो एक 12 इससे कट जाएगा, 12 की स्क्वायर बचेगी, x स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। तो यही यहाँ पे दिक्कत है कि अगर आप रेशो में x ना लोगे, आप क्या गुना करोगे? 4 को 3 से गुना किया, 4 3 12, 12 बराबर 1728 रखोगे और x की वैल्यू आप 144 निकाल दोगे। तो इसलिए हमेशा x रखोगे तो कन्फ्यूजन कम होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार x पे करें, प्रैक्टिस होने से आपको पता लगेगा यहाँ पे हमेशा स्क्वायर बनती होती है। तो अगर आप 12 की वैल्यू 1728 है, एक की वैल्यू 144, तो इस एक की वैल्यू 144 नहीं होगी, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। एक की वैल्यू एक्चुअल में 12 आएगी हमारी। तो ये अंदरूनी आपको पता हो तो बढ़िया, नहीं तो x लेके आप करोगे तो उससे आपको पता लगेगा। तो हमें पता लगा x की वैल्यू 12 है, तो हमने लंबाई क्या मानी है? लंबाई बराबर 4x, x के 12 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 12 चौक 48। चौड़ाई हमने क्या मानी है? 3x, 3 के साथ x है, x की जगह 12 रखोगे, 12 36। अब आपसे क्या पूछा है? परिमाप पूछा हुआ है, आयत का परिमाप बताएं। तो परिमाप क्या होता है? पहले लंबाई चौड़ाई को जोड़ो, 8 से जोड़ो, 4 से 8, इसका डबल कर दो, 2 गुना। तो परिमाप ये होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो गया? 68 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन थे आयत और स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर, वर्ग के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन बनते थे वो हिसाब से।
अब अगले जो हमारी शीट है वो इस चीज़ पे है कि पैटर्न के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि अगले किस टाइप के क्वेश्चन। देखो अगला कंसेप्ट है सक्सेसिव कंसेप्ट का। जैसे ही हम उसके अंदर पढ़ते हैं, परसेंटेज के अंदर हमारा सक्सेसिव का कंसेप्ट चलता है, सेम सक्सेसिव का कंसेप्ट हमारे एरिया के अंदर भी चलता होता है इसके अंदर। अब ये कैसे काम करता होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। इस पर भी आजकल क्वेश्चन इसी पे आने लगे। बेसिक नॉर्मल फॉर्मूले पे बहुत कम आते हैं, परसेंटेज को ही उसके अंदर मेंसुरेशन में घुसा देते हैं। यदि एक वर्ग की भुजाएं 50% की वृद्धि होती, क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखो सक्सेसिव में मान लो कि मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि ये 100 रुपये की कोई चीज़ थी, पहले 10% मैंने बढ़ा दी और फिर 10% और बढ़ा दी। तो या तो अगर आपको सिंपल आता है कि आप 10% सक्सेसिव बता दोगे, 21% आपका बढ़ गया, सिंपल सा 100 से 121 होगी। अगर नहीं आता तो क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 फ्रैक्शन निकाल लो। फ्रैक्शन में एक ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज आप करो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, हमारी स्टार्टिंग होती है हमारी चीज़ की। जैसे मान लो शुरू में मैं ये 10 जो है मेरा शुरू का बात है, इनिशियल मेरी, मतलब स्टार्टिंग में क्या थी, क्या प्राइस था, क्या रेट था, क्या साइड थी, जो स्टार्टिंग है जो ये। और ऊपर वाला जो होता है वो चेंज होता है, कमी है, वृद्धि है, या कुछ भी जो चेंज है वो ऊपर होता है। देखो स्टार्टिंग 10 की है, मतलब प्रारंभ में या इनिशियल 10 रुपये थी, और 1 की वृद्धि होगी, मतलब 1 का चेंज आ गया, तो 10 से अब क्या हो जाएगा रेट 11 फाइनल। इनिशियल 10 था, बाद में 11 हो गया। सेम एक बार और करना है तो एक बार और लिख दो, 10 से 11 और उनको गुणा कर दो। इधर क्या होगा 100, इधर हो गया 121। तो ये देखो शुरू में 100 था और ये 121, हमने माना भी 100 था, यहाँ भी 100 आ गया। अगर नहीं होता तो हम इसको बनाते कैसे ना कैसे, वही बताऊँगा कैसे मैं। तो 100 से 121 हो गया, मतलब 21 की बढ़ोतरी होगी 100 पर परसेंटेज में इंटू 100, यानी कि 21% एग्रीगेट परसेंटेज आ गया। सेम ही कॉन्सेप्ट देखो इसी पे ही है। एक वर्ग की भुजाएं 50% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। सिंपल सी बात आ गई। देखो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है, ये 50% की फ्रैक्शन होती है। तो मतलब इनिशियल हमारा स्टार्टिंग ओरिजिनल जो वैल्यू हमारे पास, ओरिजिनल जो भुजा मान ली स्क्वायर की 2 है और 1 बढ़ गई, तो 2 से 1 बढ़ के कितनी होगी 3, एक बार और 2 से बढ़ के 3। क्योंकि एरिया की बात हो रही है, आपको दिया भाई एक बार दिया है, लेकिन एरिया पूछा तो एरिया में 2 बार गुना होगा ना चीज़ों का। एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो एक बार भुजा 2 से 3 होगी, तो एक बार और करो भुजा को 2 से 3, तभी तो एरिया निकलेगा। तो ये कितना होगा, 4 से 9 हो गया, ठीक है। 4 से 9 हुआ तो मतलब कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो 5 की बढ़ोतरी होगी 4 पे गुणा में 100। तो अगर सिंपल आपको पता है यार, जैसे निकालो 4 से 100 कटा 25, 25 पंजे 125%। तो 50% का एग्रीगेट क्या आता है कि 125%, यानी कि जो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होगी वो 125% होगी। हालांकि इसका एक और कंसेप्ट भी होता है, a+b+ab/100। ये भी आपके लिए एक फॉर्मूला है जो शायद हो सकता है किसी को आता हो, लेकिन किसी को अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज़ पे रहें कायम, क्योंकि ये मैथ में अर्थमेटिक के अंदर ये ज़्यादा चीज़ काम आती है, इतनी काम नहीं आती। इस पे कमांड आप बनाएं। इस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी फेल नहीं होगा। तो इस पे जितनी कमांड बनाए जिससे उतनी, ठीक है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे 50 + 50 + 50 गुना 50/100। तो 50 100 हो गया, और ये 2 0 0 25, 100 और 25 कितना हो गया 125%। तो मेरा तो ये कहना है कि आप इस पे कमांड बनाएं, इस पे जितनी कमांड बना सकते हो उतना सही रहेगा, इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे कमांड आपकी बन जाइए तो एक्स्ट्रा सीखने के लिए भी है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगला क्वेश्चन जैसे आपको बताता हूँ, यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 12% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का। If length of a rectangle increase 15% and the breadth of a rectangle decrease 12%, then find the percentage change in the area of a rectangle। देखो स्क्वायर है, साइड देखो लेंथ की बात कर रहे हैं, पहले लेंथ को क्या 15% बढ़ाया, 15% क्या होता है 3/20। तो वही बात 20 क्या है मेरा ओरिजिनल लेंथ मेरी 20 है, ओरिजिनल वैल्यू। 3 का क्या है चेंज बढ़ रही है, तो इसका मतलब बढ़ा दो 3, 20 से क्या होगा 23। फिर क्या होता है ब्रेथ मेरा क्या है 12% कम कर दी। 12% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/25। फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, फ्रैक्शनों पे कमांड होनी चाहिए। 25 हमारी क्या ओरिजिनल वैल्यू, अब 3 क्या है कम कर दी, 25 में से 3 कम कर दिए तो कितनी आ गई 22। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अब देखो अब ए बी वाले फॉर्मूले के हिसाब से आपको चीज़ें बताता हूँ कि
कहाँ आपको ए बी वाले फॉर्मूले की जरूरत है और कहाँ इसी फॉर्मूले की जरूरत है। ए बी वाले फॉर्मूले को यहाँ लगाना सबसे बढ़िया रहेगा। अब यहाँ अगर आप इनकी कैलकुलेशन करोगे, गुना करोगे तो और ज़्यादा उलझ जाओगे, तो इसलिए यहाँ ए बी वाला फॉर्मूला बेस्ट रहता है। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर वो वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ए बी लगाओ या दूसरे इस कंसेप्ट से करो, दोनों इक्वल टाइम लगता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी की फ्रैक्शन बहुत आसान दी गई, ईजी फ्रैक्शन दी गई, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। अदरवाइज अगर मुश्किल आ रहा है तो ए बी वाला फॉर्मूला लगाओ। अब देखो ए बी वाला लगाना भी कैसे, प्लस माइनस का ध्यान रखना। जो चीज़ बढ़ रही है उसको प्लस से दिखाओगे, जो कम हो रही है उसको माइनस से दिखाओगे। पहला क्या है, ए बढ़ रहा है +15%, बी क्या है 12 कम हो रहा है -12%। अब देखो एक प्लस है एक माइनस, इन दोनों गुणा लिखना है यहाँ पे। प्लस माइनस क्या होगा, -15 गुणा 12/100। तो 15 में से 12 गए 3, और ये कितना है यहाँ काट लो। देखो 4 से काट देते हैं, 4 × 12, 4 × 25 100, 5 से इसको कर दे 5 × 15, 55 25, 3 - 9/5। तो 3 में से 9/5 या इसको कह दो 15 15 - 9/5, 15 में से 9 गए 6/5। तो 6/5 यानी कि एरिया कितना बन जाएगा, 1.2% की इंक्रीमेंट। अगर आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब बढ़ेगा, अगर वो माइनस में आ रहा है तो कम होगा। तो परसेंटेज एरिया में परिवर्तन पूछा गया, परसेंटेज चेंज इन एरिया में प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 1.2% की बढ़ोतरी। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना कि ए बी फॉर्मूला भी गलत आपको वैसे बता दिया कि जरूरी नहीं है, लेकिन वो काफ़ी जगह जरूरत पड़ेगी उसकी भी। तो अगर आपकी इस पे कमांड है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई सिखाया जाएगा, आपको मतलब कितनी तेज़ कैलकुलेशन करनी है वो चीज़ बताई जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। दोनों में से आप जिस पे कमांड आप कर सकते हो उस पर कीजिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कौन आपके लिए बेस्ट फॉर्मूला बनता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन एक टाइप और बनता होता है, इसमें 3 टाइप बनते होते हैं। स्फीयर की एक भुजा दे दी, उसमें कहीं इतना चेंज कर दिया, रेक्टेंगल की दोनों भुजाएं दे देगी, इतना चेंज कर दिया। तीसरा लास्ट कंसेप्ट क्या बनता होता है, एक बढ़ा देगा और दूसरी को पूछे क्या बताएगा। देखो पहले क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई में कितने % कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इंग्लिश में, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 20% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ सो दैट एरिया रिमेन्स अनचेंज। एरिया रिमेन्स, जो भी इंग्लिश आप देख लीजिए हिसाब से भी। इंग्लिश में आपको इतना बता दूँ कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की 20% इंक्रीज कर दी है और ब्रेथ में कितना मतलब डिक्रीमेंट किया जाए ताकि एरिया में नो चेंज रहे। देखो एक चीज़ अगर आप बढ़ा रहे हो और आप चाहते हो कुछ भी चेंज ना आए, तो एक चीज़ अगर ऊपर आ रही है दूसरे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तभी तो दोनों में बैलेंस बनेगा। तो राजू में क्या दोनों चीज़ें बैलेंस है, अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरा अपने ऊपर आएगा, तभी तो दोनों में बैलेंस रहेगा ना। तो अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। अब लेंथ की क्या बात कर रहा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो वही बात, 5 ओरिजिनल है और बढ़ा दी, 5 से बढ़ा के क्या कर दी, 6 कर दी हो। एक का मतलब चेंज है, 5 से बढ़ के क्या होगी, 6 होगी। ये इनिशियल हमारी लेंथ थी और ये फाइनल लेंथ थी। अब चौड़ाई क्या करनी है, अगर एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें चाहता है कि एरिया अपरिवर्तित रहे, एरिया में नो चेंज रहे, अगर आपको एक चीज़ बढ़ा रहा है ना तो दूसरी को उसका रिवर्स कर दिया जाए हमेशा। जैसे इनिशियली 5 थी, ये 6 होगी, ये लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप चौड़ाई में क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, 6 से 5 होगी चौड़ाई। अगर लेंथ 5 से 6 बढ़ रही है तो चौड़ाई को 6 से 5 कर देंगे। अब 6 से 5 जाएंगे तो क्या होगा, 6 थी चौड़ाई 5, मतलब एक कम होगी। एक कितने पे कम हुई, 6 पे कम हुई। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16.66%। ये इन तरीके क्वेश्चनों को करने का बढ़िया तरीका है। हालांकि ये क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि देखिए इनिशियल और फाइनल ये है, लेंथ हमारी क्या होगी 5 से 6। किसी को ये ना समझ आए वो ये देख लें। अब चौड़ाई में हमें नहीं पता क्या चेंज आ रहा है। चौड़ाई मैंने मान ली भी पहले x थी और बाद में y होगी, मेरे को क्या पता चौड़ाई कितनी थी पहले बाद में कितनी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन एरिया में नो चेंज, मतलब इन दोनों गुणा करने पे यहाँ एरिया जो बनेगा वही एरिया यहाँ बनेगा। तो दोनों को काटो कि रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। ये एरिया की बात हो रही है, रेशियो तो 1:1 ही आना चाहिए ना, तभी तो एरिया में नो चेंज का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जितना था उतना ही, पहले 50 था अब भी 50, पहले 100 था अब भी 100, मतलब रेशियो 1:1 रहेगा। तो अगर यहाँ से आप देखोगे लेंथ और ब्रेथ को गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 5x। 6 को y से गुना करोगे 6y, बराबर क्या आना चाहिए, 1/1। क्योंकि स्टार्टिंग का एरिया ये इनिशियल एरिया है ना 5 गुना x, लेंथ और ब्रेथ दोनों गुना करोगे 5x, शुरू का एरिया 1, ये लेंथ 6 और ब्रेथ y है, 6 और y को गुना करोगे 6y 1, तो 5x/6y। तो x y इधर पड़ा रहने दो,
6 बटे में तो उधर जाके गुना में 6 आ जाएगा, 5 इधर गुना में बटे में 5 आ जाएगा। तो ये आ गया x अपॉन वाई 6 बटे। तो x मेरा क्या है, शुरू वाली चौड़ाई, शुरू की ब्रेथ है, और y मेरे पास क्या, बाद वाली ब्रेथ। तो बात वही आ गई, देखो 6 से 5 होगी। तो ये चीज़ क्या है, इतना करने की बजाय डायरेक्ट याद रखा जाए कि जब भी एक चीज़ को बढ़ाया है और दूसरी को पूछ रहा है कितना कम किया जाए, ताकि ओवरऑल नो चेंज रहे, तो जो पहले वाली बढ़ रही है जिस ऑर्डर में, उसका रिवर्स ऑर्डर कर दो दूसरे वाले का, वो 5 से 6 हो जाएगी। यहाँ भी 6 से 5 होगी, मतलब एक कम होगी, 1/6, 16.66%। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आएगी सक्सेसिव का डिस्काउंट, सक्सेसिव का जो कंसेप्ट है, क्योंकि अर्थमेटिक में हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें आपको और ज़्यादा समझाया जाए। इतना ही बेसिक है बस, इसके अंदर इसमें से आप क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एरिया साइड रिलेशन होता है कि जैसे स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाए, 2a कर दिया, तो पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, एरिया में क्या चेंज आएगा। मतलब अगर एक साइड है जिसकी भुजा a है वर्ग की, ये वर्ग की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर की, अगर वो भुजा डबल कर दी जाए तो परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जिस किसी के अंदर अगर यूनिट पे ध्यान दिया जाए, देखो भुजा जो होती है या साइड जो होती है वो किस में नापी जाती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, या किसी में भी, इसी में। परिमाप जो होता है या पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर की यूनिट आप देख लेना, या तो मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी। लेकिन क्षेत्रफल जो एरिया की यूनिट जो होती है वो हमेशा इनकी स्क्वायर होती है, मीटर की और सेंटीमीटर की स्क्वायर। बस इसी यूनिट से ही आपका सारा कंसेप्ट बन जाएगा। कंसेप्ट कैसे बन जाएगा कि अगर भुजा आपको दी गई है, अगर भुजा को डबल कर रहा है तो कुछ नहीं, परिमाप भी डबल होगा, क्योंकि जो भुजा में चेंज होगा वही परिमाप में चेंज होगा। लेकिन एरिया में क्या होगा, उसकी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। बस सिंपल, ये यहाँ समझे। देखिए भुजा देखो ए थी साइड स्क्वायर की, वो 2a होगी, मतलब क्या, साइड क्या होगी, डबल होगी साइड इसकी, मतलब 2 टाइम्स होगी, 2 गुना। तो परिमाप क्या कहता है कि अगर भुजा में जो चेंज है वही मेरे में चेंज होगा, क्योंकि हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम लोग हैं। तो अगर ये डबल हो रहा है तो परिमाप भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। मतलब कि परिमाप पहले क्या था इसका, 4a, परिमाप क्या होता है स्क्वायर का, 4 गुना भुजा, तो अब क्या हो जाएगा, 8 गुना भुजा, डबल कर दो इसका बस। और एरिया शुरू में क्या होता है, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर। अब एरिया क्या कहता है कि अगर भुजा 2 गुना होगी तो मैं इसका स्क्वायर गुनाऊंगा, मतलब इसकी स्क्वायर कर दो, 2 गुना 2 की स्क्वायर का होगी 4, 4a स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कह दे कि भुजा ये 3 गुना होगी, तो सिंपल सी बात, आप पेरीमीटर क्या करोगे, 3 गुना ही पेरीमीटर कर दोगे, 4 से 3 गुना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 12, एरिया 3 की स्क्वायर हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ गए। बस इसी पे क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह दिया कि 2 स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 5 है, रेशो दे दिया बस आपको। वो कहता है अगर इनका रेशो ही है तो एरिया का रेशो क्या होगा। देखो साइड का जो रेशो, साइड का ही मल्टीप्लाई कर दो बस, उनकी स्क्वायर कर दो, वही इनका साइड इसकी 2 है, इसकी स्क्वायर क्या होगी 4, इसकी 5 है, इसकी स्क्वायर होगी 25। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4:25। अब कुछ क्वेश्चनों में क्या है कि आपको, हालांकि क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फ़र्क है थोड़ा बहुत, लेकिन ये समझाने के लिए था कि जो साइड होती है उसका स्क्वायर होता है हमेशा एरिया के अंदर, जो भुजा होती है उसका स्क्वायर ही चलता होता है। अगर आपको यहाँ ये कंसेप्ट मत सोचना कि वर्ग में स्क्वायर होता है और नहीं। अगर आपको मैं कह दूँ एक रेक्टेंगल है, उसका परिमाप दे दिया जाए आपको, इसका परिमाप मान लो 3 है, एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसका परिमाप जो है या पेरीमीटर जो है 6 है, और 7 ले लो, कि 2 रेक्टेंगल है उनके परिमाप का रेशो 3:7 है, तो बताओ एरिया का क्या रेशो। तो आप यहाँ निकालोगे थोड़ा ना, इसकी लेंथ निकालोगे, इसकी ब्रेथ निकालोगे, तो यहाँ भी क्या होगा, बस इनका स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 9:49 बस। क्योंकि भुजा में चेंज करो तो परिमाप में चेंज करो एरिया में। तो परिमाप में अगर चेंज होगा तो उसकी स्क्वायर कर दो, एरिया में चेंज, भुजा में चेंज आएगा उसकी स्क्वायर कर दो, एरिया में चेंज। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, परिमाप का रेशो दिया हो रेक्टेंगल के, तो वहाँ लेंथ और ब्रेथ निकालने मत बैठ जाना दोनों की, इसकी लेंथ ब्रेथ निकालोगे बस, इतने में तो पेपर हो गया खत्म तुम्हारा। फिर तो डायरेक्ट इसकी स्क्वायर करनी है, 9 और 49। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा, स्क्वायर वाला भी। अब एक लास्ट कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, जो है टाइल्स वाले, टाइल और मार्बल वाले क्वेश्चन है। देखो टाइल मार्बल वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस इसमें इतना याद रखो, जो मेरा मेन जो घर है, जो मेरा मेन जो फिगर दिया गया, होल है, जो कुछ भी है, उसका एरिया पहले देखो। देखो क्वेश्चन के हिसाब से जाता हूँ। ये देख आयताकार होल की लंबाई और चौड़ाई 40 × 18 सेंटीमीटर है, तो
1 मीटर और 50 सेंटीमीटर माप वाली कितनी टाइलें उस होल में लगी। देखो दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये मेरा रेक्टेंगुलर होल है जो 40 मीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसमें क्या टाइलें लगानी है। टाइलें किस माप की हैं? 1 मीटर लंबी है और 50 सेंटीमीटर चौड़ी। पहली चीज़ तो यहाँ देखो यूनिट क्या सबकी सेम है? यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया जाए। अब देखो सारी ये मीटर में पहले तो 18 मीटर, 18 ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। 40 मीटर, 18 मीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो देखो 3 तो मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, तो इसको क्यों ना मीटर बना दिया जाए। तो 1 मीटर ये 50 सेंटीमीटर मतलब ½ मीटर है। ठीक है, तो हमें अगर टाइलें निकालनी है तो सिंपल सी बात बस ये है कि जो आपका होल है पूरा उसका एरिया निकाल लो। पहले होल क्या है? 40 लेंथ है, 18 आयत की शेप का हमारा होल है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 40, 18, एरिया क्या होगा? 40 गुना 18। इसको भाग दे दो टाइल के एरिया से। बस इतना ही क्वेश्चन में करना और कुछ नहीं। टाइल का एरिया क्या है? एक उसकी भुजा है और आधी उसकी क्या है? चौड़ाई है। तो आधा ऊपर चल जाएगा, 1 गुना 1/2, ऊपर 2 का गुना हो जाएगा। 18 दूना 36, 72, 144, 1440 टाइलें लगेंगी उसके अंदर। ये हमारा नंबर ऑफ टाइल्स है, बस इतना ही। मतलब बड़े का एरिया बटे में छोटे का एरिया, बड़ा बटे में छोटा बराबर नंबर ऑफ टाइल्स। ऐसे याद भी रख सकते हो कि जो शेप बड़ी है ऑब्वियसली बड़ा कमरा ही बड़ा होगा, टाइल तो उससे छोटी होगी। कमरे से बड़ी टाइल्स तो लगाने से रहते होंगे कमरे में, तो बड़ा जो होएगा उससे छोटे से भाग दे दोगे तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। कुछ इस पर 1-2 क्वेश्चन और है। ये जैसे स्क्वायर का क्वेश्चन मान लेते हैं, क्योंकि टाइल अगर मान लो आपकी टाइल स्क्वायर शेप में हो तब क्या करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक फर्श जिसकी माप 10 मीटर गुना 7 मीटर है, तो उसमें 50 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। अब वर्गाकार टाइलें लगानी है। देखो एरिया बड़ा क्या है? एक फर्श है, फर्श बड़ा होगा उसमें टाइलें छोटी लगेगी, तो फर्श का एरिया क्या होगा? 10 मीटर गुना 7 मीटर। ध्यान रखना यूनिट का मीटर में ही है। उसमें टाइलें लगानी है 50 सेंटीमीटर की। कौन सी? वर्गाकार टाइलें। तो टाइल का एरिया कैसे निकालोगे छोटे का? वर्गाकार कह दी तो हमें पता है वर्गाकार की भुजा 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? ½ मीटर। तो ½ मीटर साइड का स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा? आधा गुना आधा। अब ये दोनों आधे आधे, ये 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 10 गुना 70 तो ऊपर है ही, गुना 4, 280 टाइलें। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। एक पहला क्वेश्चन क्या था कि रेक्टेंगल ही शेप हो और रेक्टेंगल ही टाइलें हो, तब क्या? रेक्टेंगल का एरिया अपॉन में रेक्टेंगल टाइल का एरिया। आयत की शेप का फर्श हो और आयत की ही शेप की हमारे पास टाइलें हो, तो आयत का एरिया बटे में आयत की टाइल का एरिया। दूसरा, आयत दिया हो लेकिन टाइल वर्गाकार शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो। रेक्टेंगल दिया हो और टाइल्स स्क्वायर शेप में हो, तो रेक्टेंगल का एरिया बटे में स्क्वायर टाइल का एरिया। बस यूनिट का ध्यान रखना। आप मीटर में है तो सबको मीटर में लेके चलो, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में लेके चलो। तीसरा एक क्वेश्चन जो आजकल मतलब आज तो नहीं इतना पूछा जा रहा, लेकिन आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है बैंकिंग के हिसाब से। हालांकि एसएससी में तो आ रहे हैं, बैंक में नहीं आ रहे अभी तक। ये बैंक में आने के चांसेस हैं। देखिए क्या, एक आयताकार कक्ष जिसकी भुजाएं 15 मीटर गुना 12 मीटर है, तो उसमें लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल की अधिकतम माप बताएं। यानी कि एक रेक्टेंगुलर फर्श है हमारे पास जिसकी लेंथ 12 मीटर है और ब्रेथ लेंथ 15 मीटर है और ब्रेथ 12 मीटर है। ये रहा क्वेश्चन, कितने में कर लेंगे। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल की मैक्सिमम लेंथ। इसका मतलब क्या होता है कि देखो अगर आप वर्गाकार टाइल ये लगा रहे हो, जैसे मान लो ये कोई भी शेप की है, मैं ये लगा रहा हूँ। अब देखो दो तो ये बराबर बराबर शेप की आ गई, तीसरी क्या छोटी रह रही है, तो ये चाहता है कि टाइल काटनी ना पड़े, पूरी पूरी टाइलें लगे एकदम प्रॉपर तरीके से, कहीं भी कोई भी टाइल की कटिंग ना करनी पड़े। ऐसी स्क्वायर टाइल की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? कोई छोटी छोटी कई हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ी क्या हो सकती है? जहाँ भी मैक्सिमम की बात आई वहाँ कुछ नहीं, उसका मैच ही होता है। यानी HCF निकाल दो। 15 और 12 का HCF कितना होगा? कितना होगा? 3 मीटर की जो टाइल है ना, 3 × 3 की। और ये क्वेश्चन हमेशा स्क्वायर टाइल ही पूछेगा, इसमें ये नहीं पूछेगा रेक्टेंगुलर टाइल बताओ, क्योंकि दोनों का HCF एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, 3 मीटर की मतलब 3 ही चौड़ी हो 3 ही लंबी हो, ऐसी क्या है 3 मीटर की लंबाई की। इससे ज़्यादा की नहीं लगेगी, 2-2 की भी लग सकती है, हो सकता है उसमें कटिंग होने में 1.5 की लग सकती है, कटिंग ना हो, क्योंकि अगर 3 की लग रही है 1.5 की लग जाएगी, कटिंग नहीं होगी।
मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर की लग सकती है, इससे छोटी नहीं लगेगी आपकी, ठीक है, इससे बड़ी नहीं लगेगी। और दूसरा यहाँ क्या पूछ सकता है कि अगर मान लें 3 मीटर की वो वर्गाकार टाइल हम कह रहे हैं, स्क्वायर टाइल्स लग सकती है, तो कितनी लग सकती है, वो तो अब अभी आपने किया। एरिया क्या होगा 15 × 12 और स्क्वायर की भुजा हमको बदली 3 × 3, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 20 टाइलें लग सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आप जितने दिए हैं उसकी आपको PDF दे दी जाएगी। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर हमारा जितना कंसेप्ट था वो अब खत्म हो चुका है। अब आने वाली वीडियो में एक कंसेप्ट हमारा लास्ट रहा हुआ है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पाथ का एरिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में पाथ है, उसके ऊपर एक लास्ट वीडियो बनेगी। और आपको उस डाउट होंगे उस वीडियो के अंदर, तो वो डाउट कराए जाएंगे। इसके अलावा रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनते, हर टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको डाउट हो तो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट के अंदर कहीं भी आप भेज सकते हैं। और दूसरा, वंस अगेन, जो आपने फर्स्ट वीडियो की तरह सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नया जो PDF अड्डा टेलीग्राम पे बना है उसको जल्द से जल्द लिंक आप जिनको मिले हैं वो भेजें, ताकि शेयर करें, लोगों को मटेरियल मिल सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं 14 तारीख को, तो उनको भी मटेरियल चाहिए। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और बढ़िया रहें, अपनी तैयारी पे जोर दें और इस वीडियो को भी जितना हो सके पहली वीडियो की तरह सपोर्ट देने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।